मैं अमृतेश्वर केशव क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 10 का, जिसमें दो कड़ी पहले समझा चुके हैं। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 संसाधन का है, जिसे आप सर्च करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। देखिए, वन एक अनुपम संसाधन है, साथ ही वन एक पूरी संसाधन भी है। वन हमारे दैनिक जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, जीवन में हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की भरपाई हमें कहाँ से मिलती है? वन से मिलती है। पर्यावरण में जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग उत्सर्जित कर रहे हैं, उसका नियंत्रण करने वाला एकमात्र साधन के रूप में क्या है? वन है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वन कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने का काम करती है। यह वर्षा के संचरण करने में मदद करती है, वायु के परिवहन में सहायक होती है। साथ ही साथ यह प्रत्यक्ष रूप से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन के साथ साथ प्रत्यक्ष रूप में लकड़ी, टेनिन, रेजिन, गिल्सरॉल, औषधि, गोंद, सिनकोना जैसे कुनैन है, जो कुनैन हो गया, सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलता है, लेटेक्स जिससे रबर बनता है। इन सब चीज़ों की प्राप्ति हमें कहाँ से मिलती है? वन से मिलती है। तो वन और वन्य जीव दोनों हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वन एक तरफ क्या होता है, हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित कर रहा है, तो दूसरी तरफ वन जीव जो होते हैं वनों को स्वच्छ साफ रखने में हमारी मदद करते हैं। चूँकि सघन वन प्रदेशों में हम तो जा नहीं पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इन क्षेत्रों में वे क्या करते हैं? स्वच्छता अभियान चलाते हैं। एक तरीका से स्वच्छ घूमने फिरने से उनके क्या होता है? खुरों के माध्यम से स्वच्छता की आपूर्ति आसानी से सघन दुर्गम क्षेत्रों में भी हो जाती है। अब देखिए, जैव विविधता का अर्थ होता है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के विविध प्रकार को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। एक दूसरे के संबंध रखने वाले ऐसे जीवों की सूची जो क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के साथ सहजीवन यापन करते हैं, तो इन सभी जीवों को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता के रूप में जानते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने और पनपने वाले पादप समूह, जैसे वन, घास, भूमि आदि इस प्रकार है। इसे अक्षत वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। यानी सीधा समझ रहे हैं कि प्राकृतिक जो होगा वनस्पति जो अपने आप उगती है, जैसे झाड़ियाँ हो गई, जंगलें हो जाती है, ये सब। अब आगे होता है स्वदेशी वनस्पति प्रजातियाँ। स्वदेशी मतलब समझ गए अपने देश में। स्थानिक पादप या स्वदेशी पादप अक्षत प्राकृतिक वनस्पति जो विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, इसे स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां कहा जाता है। जैसे तुलसी जी का पौधा हर घर में पाया जाता है, ये क्या है? ये विशुद्ध स्वदेशी वनस्पति प्रजातियां हैं। परितंत्र क्या है? परितंत्र को हम लोग पारिस्थितिकी घटक या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के पादप जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर और परस्पर जुड़े होते हैं, यही एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव भी इस तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है। यानी जीवन जीने के लिए जिन जिन भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिन जिन प्राकृतिक चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, सबको मिलाकर एक परितंत्र का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए वायु हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, पेड़ पौधा, जीव जंतु, वनस्पति, ये सब के सब क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सब क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न बनता है कि वन के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे? वन्य जीव। देखिए, वनों में जीवन यापन करने वाले जीवों को, जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूपेण वनों पर निर्भर होते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? वन्य जीव के नाम से जानते हैं। ऐसे जीवों को वन्य जीव कहा जाता है। जैसे वन्य जीव जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं, फ्लोरा एंड फौना, ये नाम सुने होंगे। किसी क्षेत्र या काल विशेष के पादप को क्या कहते हैं? फ्लोरा। और फौना क्या हो गया? जंतुओं की प्रजातियों को क्या कहते हैं? फौना। यानी वन्य और वन्य जगत के जीवों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरा और फौना नाम रखते हैं। यानी ये क्या करता है? एक तरफ ये जो है फ्लोरा, इसका मतलब ये प्राकृतिक पर्यावरण में रहने वाले वन्य जीवों का, वन्य जीवों में किसका? पादपों का अध्ययन कराता है, और ये प्रजातियों का, जंतुओं का। भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत, देखिए भारत में अपने वनस्पति जात फ्लोरा में, फ्लोरा की
संख्या समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप माने पौधों की प्रजातियां, लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां जो है क्या है, स्वदेशी है। भारत में 47,000 लगभग पौधे पाए जाते हैं, पौधों के प्रकार हैं, जिसमें अकेले आपका 15,000 पुष्प जो है वो स्वदेशी प्रजाति के अंतर्गत हैं। भारत अपने प्राणी जात फौना में भी अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, पक्षियों की 1200 से अधिक, मछलियों के 2500 से अधिक, और यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों के कीट और पतंग भी पाए जाते हैं। अब आगे हो जाता है, भारत में लुप्त प्राय प्रजाति जो नाजुक अवस्था में है, कौन कौन? चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतीदार उल्लू और मधुका इनसिग्निस यानी महुआ की जंगली किस्म, और हुबरडिया हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति जो है वो क्या है, विलुप्त प्रजाति में है। यानी विलुप्त प्रजाति क्या होती है? ऐसी प्रजातियां, ऐसे पौधे और जीव जंतु की प्रजातियां जिसका संख्या अब लुप्तता के कगार पर है, जिनकी संख्या एकदम कम हो गई है, तो ऐसी प्रजाति को हम लोग क्या कहते हैं? विलुप्त प्रजाति के नाम से जानते हैं। अब आगे है, लुप्त होने के खतरे झेल रही प्रजाति कौन है? भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारी 79 जातियां, पक्षियों में कितना? 44, और सरीसृपों में 15 जातियां ऐसी हैं। जल स्तरों की 3 जातियां लुप्त होने के खतरा झेल रही है। लगभग 1500 पादप जातियों भी लुप्त होने के खतरा में है। प्रजातियों का वर्गीकरण देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला हो गया सामान्य प्रजाति। वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़, कृतन, ये सब क्या होता है? सामान्य जाति हो गया। लुप्त जातियां, ये वे जातियां जिनके रहने के आवासों के खोज में रहने पर अनुपस्थिति पाई जाती है। एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाले बतख, यानी लुप्त प्रजातियां जिनके आवासों की अब क्या होने लगी है? कमी होने लगी, जिस कारण इनकी संख्या में कमी हो रही है। सुभेद प्रजातियां, ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थिति नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती, तो यह संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी का डॉल्फिन, यानी ये सुभेद प्रजातियां, लेकिन इनकी परिस्थितियां चेंज हो रही है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी विलुप्तता की श्रेणी में आ जाएंगे। आगे है संकटग्रस्त प्रजाति, यानी ऐसे वन्य और वन जीवों की प्रजातियां जो लुप्त होने के खतरा को झेल रही हैं, यानी लुप्तता के कगार पर है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों के जीवित रहना भी क्या हो जाएगा? कठिन। जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, संगाई, ये सब क्या है? ये सब ऐसी प्रजातियां हैं जो हैं लेकिन संकटग्रस्त स्थिति में है, वे विलुप्तता के कगार पर हैं। एक होता है दुर्लभ प्रजाति, माने जो जल्दी मिलते नहीं हैं। इन जातियों की संख्या बहुत ही कम या सुभेद है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्थानिक जातियां, ऐसी जातियां जो किसी निश्चित स्थान में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। तो ऐसे जगहों पर जो क्या होता है, जैसे अंडमान निकोबार में विशिष्ट रूप से कबूतर पाया जाता है, अंडमानी जंगली शुअर, अरुणाचल प्रदेश में मिथुन जो होता है बैल की प्रजाति, ये सब उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। अन्यथा और जगह कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसको स्थानिक प्रजाति के नाम से जाना जाता है। वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण, देखिए वनस्पति या प्राणी के ह्रास का पहला कारण क्या है? वनों का तेजी से कटाव, ह्रास। वन के ह्रास के कारण जंगली जीव जानवरों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, और पर्याप्त आवास की व्यवस्था की अनुपस्थिति के कारण उनका जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है और वो संकटग्रस्त स्थिति में आ जाते हैं। दूसरा, कृषि क्षेत्र में विस्तार। चूंकि जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें क्या चाहिए? अनाज की उपस्थिति चाहिए, अनाज का उत्पादन चाहिए, और अनाज की उपलब्धता के लिए हम कृषि क्षेत्र में विस्तार कर रहे हैं, वनों का विनाश कर रहे हैं, जो क्या है? जो मूल रूप से
प्रजातियों की विलुप्तता का मूल कारण है। तीसरा चीज संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक यानी उसमें एक और हो जाता है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि होने पर आवास की समस्या, रोजगार की समस्या और खाद्यान्न की समस्या के लिए औद्योगिक विकास और कृषि क्षेत्र का विकास हो रहा है, घरों का निर्माण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वनों की संख्या में, वनों की मात्रा में कमी आ रही है। संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण के नाम से जाना जाता है। जैसे आजकल एक कट्ठा में 40 पेड़ लगाए जा रहे हैं सागवान के, महोगनी के, जो क्या है व्यावसायिक दृष्टिकोण से है कि 20 साल 25 साल के बाद 1 लाख 1.5 लाख रुपया देगा तो एक कट्ठा में 40 लाख 45 लाख रुपया की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका उद्देश्य मूल रूप से फलों के उत्पादन के लिए नहीं होता है, बल्कि ऐसे पौधों का उत्पादन केवल इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या हो जाए, आर्थिक आपूर्ति हो जाए। तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इसी अवस्था को संवर्धन वृक्षारोपण के नाम से जाना जाता है। आगे है विकास परियोजनाएं। देखिए आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर कई विकास परियोजनाओं का मूर्त रूप दिया गया। देखिए जैसे अंग्रेज जब भारत में पदार्पण किए तो अंग्रेज का शोषणकारी नीति ने कृषि क्षेत्र के साथ साथ वनों को भी नहीं छोड़ा। वन विभाग की स्थापना अंग्रेजों ने कब करा दिए थे, 1864 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में एक ऐसा अधिनियम लाते हैं जिस अधिनियम के तहत अब कोई भी आदिवासी सघन वन प्रदेशों के वन संपदाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनके द्वारा विरोध की जाती है। तो कहने का मतलब है कि विकास परियोजनाएं क्या उस समय उन क्षेत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। अब क्या हुआ, आज़ादी के बाद बड़े पैमाने वाली विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया। इसमें जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो गया है। इसी कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, बहुत ऐसे आंदोलन हुआ, जैसे चिपको आंदोलन हुआ। ये सब क्या था, एक प्रकार से पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रखने के लिए, बचाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। आगे है खनन। खनन के कारण भी क्षेत्रों में जैविक विविधता आई, भारी नुकसान पहुंचा। उदाहरण पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलामाइट का खनन होने के कारण इन क्षेत्रों को विस्थापित कर दिया गया। इन क्षेत्रों में खनन हुई तो खनन के कारण वनें काट दी गई और क्या हो गया, वृक्ष की कमी के कारण जीव जंतुएं भी अस्त व्यस्त हो गए क्योंकि उनके पास आवास की कमी आ गई। अब हिमालय यव क्या होता है, हिमालय यव चीड़ का एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। ये एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। उपयोग, पेड़ की छाल, पत्ती, टहनी और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कैंसर रोगों के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नुकसान, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ आज भी सूख गए। तो इसी चंद शब्दों के साथ आज की वाणी विराम दी जाती है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे ऐसे ही वीडियो आपके ये मोबाइल तक पहुंचता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करने का काम करें। धन्यवाद।